साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज की इस चर्चा में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो चर्चा हम अभी जो करने जा रहे हैं साथियों, चूँकि अभी देश और दुनिया में क्रांतियों का दौर चल रहा है। अभी आपने देखा नेपाल में एक जन आंदोलन और एक क्रांति हुई, सरकार का तख्ता पलट दिया और जनता सड़कों पर उतरी। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा और नेपाल छोड़कर भागना पड़ा। कहते हैं दुबई है, वो चला गया। वित्त मंत्री को सड़कों के ऊपर फुटबॉल बना दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी को जला दिया गया। खूब बवाल मचा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी यानी कि एक तरह से वीडियो और तस्वीरें आई। आप लोगों ने भर भर के जो है वो उनको शेयर किया। आँखों से आपने उनका ज़बरदस्त आनंद लिया। और फिर उसी की परिणति के रूप में अब फ्रांस में भी ऐसी जो है एक और जन क्रांति का, एक आंदोलन का आगाज हो गया। और जिस प्रकार से नेपाल में जेनजी यानी जो युवाओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया और सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, संसद भवन को जला दिया गया, गोदी मीडिया का दफ्तर है वो फूंक दिया गया, और सरकार के खिलाफ ये इस प्रकार का एक जो असंतोष था, ये असंतोष केवल यानी कि एक तरह से इसलिए नहीं था कि उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, बल्कि पिछले एक लंबे समय तक ये देखा गया कि अब तक जितने प्रधानमंत्री बने उनमें 28 प्रधानमंत्री है वो केवल और केवल उच्च वर्ग से थे, यानी ब्राह्मण और जो क्षत्रिय समुदाय से थे। आम जन की स्थिति है वो बड़ी दयनीय थी। वो कई प्रकार के संकट और कष्टों से गुजर रहे थे। उनकी मांग और उनके हक और अधिकारों की अवहेलना सरकार कर रही थी, और इसी का संयुक्त असंतोष जो है वो नेपाल की क्रांति का मूल माना जा सकता है। अब यही जो बात है वो फ्रांस में भी देखने को मिली है, और फ्रांस में यानी कि एक तरह से जो है वो आंदोलन भयंकर जो है वो हुआ, और उसकी परिणति के रूप में जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। यानी प्रधानमंत्री ने संसद में, वहाँ की पार्लियामेंट में जो है विश्वास है वो खो दिया। और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब नए प्रधानमंत्री जो है वो चुने गए हैं। यानी बहुत कम समय में 4 प्रधानमंत्री है वो फ्रांस में बदल दिए गए हैं। अभी ये 5वें प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। राष्ट्रपति जो मैक्रों है उन्होंने 5वें प्रधानमंत्री को शपथ है वो दिलाई है। सेबेस्टियन लेकोर्नू जो है वो अभी फ्रांस के जो है वो प्रधानमंत्री है वो बने हैं। तो ये जो स्थिति है वो फ्रांस में यानी कि एक तरह से अभी देखने को मिली है। और किस वजह से वहाँ पर जो है वो ये आंदोलन भड़का है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ब्लॉकनोस टोट यानी सब कुछ ब्लॉक करें, ये हर चीज़ को बंद कर दें के नारे के साथ देशव्यापी ये विरोध आंदोलन है वो शुरू हो गया है। ये आंदोलन भी आर्थिक कठिनाइयों, बजट योजनाओं में जो है वो बजट में कटौती, योजनाओं में जो है वो कटौती, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में यानी कि एक तरह से जो है वो कटौती, और राजनीतिक अस्थिरता के विरोध में ये जो है वहाँ की जनता ने आंदोलन किया है। आंदोलन में जो भूमिका रही है वो सोशल मीडिया की रही है, और इसमें भी जैसे मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम आदि पर जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से प्रतिबंध लगा, और शुरू यहीं से हुआ और बाद में जो है ये बड़े पैमाने पर है वो फैल गया। तो सोशल मीडिया की ही यानी कि एक तरह से ये इस आंदोलन की जो देन है वो मानी जा सकती है। जहाँ तक राजनीतिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री जो फ्रांसिस बेक्रो है उन्होंने जो है अपना विश्वास मत है वो संसद में खो दिया। वो अपना जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस वोट है वो हार गई, इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और जो बेरो जो है वो प्रस्तावित बजट में बड़े पैमाने पर कटौती है उन्होंने प्रस्तावित की थी, जिसमें सार्वजनिक छुट्टियों को हटाने का प्रस्ताव, पेंशन फ्रीज करना और स्वास्थ्य व अन्य सार्वजनिक सेवाओं में कमी है वो शामिल थी। और इसी वजह से यानी कि एक तरह से वहाँ पर जो असंतोष पनपा और इस प्रकार की जो स्थिति है वो बनी।
अब प्रदर्शनकारियों की यानी कि एक तरह से जो है वो अभी वर्तमान में वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है, यानी अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कुल गिरफ्तारियों की संख्या जो अलग अलग रिपोर्टों में जो सामने आई है वो यह है कि 200 से 300 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जो मैं जब तक वीडियो जो शूट कर रहा हूँ तब तक ये स्थिति है वो बता रही है। इसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा पुलिस और सिक्योरिटी जो बल है वो तैनात किए जा चुके हैं ताकि विरोध प्रदर्शन को है वो नियंत्रित है वो किया जा सके। कई शहरों में सड़कों पर जो जला हुआ कचरा, बैरिकेड और पुलिस से झड़पें और यातायात में भारी जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो इस दौरान इस आंदोलन की वजह से जो है वो हुई है। इसमें भी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। यानी यूथ के द्वारा ही इस आंदोलन को शुरू किया गया है, लेकिन बाद में सभी लोगों के द्वारा इसको एक तरह से समर्थन है वो मिलता चला गया। अब इस आंदोलन का महत्व क्यों है और इसमें आगे चलकर चुनौतियां क्या क्या है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा और हम जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यह आंदोलन दिखाता है कि जनता में आर्थिक नीति और जीवन की लागत में बढ़ोतरी के खिलाफ गहरा असंतोष है। राजनीतिक अस्थिरता, जब जब सरकार विश्वास मत हारती है तब तब नई सरकार बनना और जनता का भरोसा बरकरार रखना कठिन हो जाता है। लोकतांत्रिक दबाव भी है, अर्थात जनता सरकारी नीतियों को बदलने या नरम करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन है वो कर रही है, जिससे सरकार पर दबाव है वो बढ़ता है। फ्रांस के येलो वेस्ट आंदोलन, ये जो आंदोलन है वो सरकार के, ये जो पूर्व में जो येलो वेस्ट आंदोलन हुआ था जो इसी तरह आर्थिक असमानता और न्याय की मांगों को लेकर है वो प्रेरित था। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है ये फ्रांस की स्थिति है वो बनी हुई है। यानी सड़कों के ऊपर लोग हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ भयंकर जन असंतोष वो पनप रहा है। इस असंतोष के कारण कुछ मूल कारण और भी हैं, और वो कारण क्या क्या है, जैसे आपको पता होगा कि फ्रांस है वो नेटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए और वहाँ से जो वस्तुएं आयात की जाती थी सस्ते में, उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। ऊर्जा जो है वो मूलभूत ज़रूरतें थी, उसको जो है रूस से जो है वो आयातित किया जाता था। अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो अमेरिकन कंपनियों ने जो है महंगे दामों पर जो है वो एनर्जी या जो पावर है वो सप्लाई की जाने लगी। तो लोगों के बिलों के जो बिजली बिलों के जो बिल है वो पहले की अपेक्षा 50% से ज़्यादा बढ़ गए। इसी प्रकार से यानी जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रूस से होता था वो प्रतिबंधित हो गया। तो और इसी दौरान अमेरिका ने जो है इसमें अपना खूब जो धन है वो कमाया है, खूब डॉलर भर भर के उन्होंने छापे हैं। अनुमान है, जो डेटा जो सामने आए हैं कि 1 लाख ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से जो है यूरोपीय यूनियन और जो फ्रांस जैसे जो देश हैं इनसे पावर सप्लाई करके और अमेरिकी कंपनियों ने और अमेरिका ने कमाया है। तो यूरोप को क्या मिला? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो का सदस्य होने के नाते जो पैसा और जो हथियार हैं वो भी इसको जो है मुहैया करवाने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अतिरिक्त जो दबाव है वो फ्रांस के ऊपर था। तो इन बातों ने जो है वो फ्रांस में इस असंतोष को इस स्तर पर जो है वो बढ़ा दिया है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब आगे क्या होने वाला है और इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों कि संभावित स्थिति है वो क्या होगी। जहाँ तक अब नई सरकार जो बनी है, राष्ट्रपति मैक्रों ने जो सेबेस्टियन लेक्रोनू को जो है नया प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसके ऊपर जो है कई प्रकार की जो दबाव हो वो रहेगा। लेकिन आंदोलन ये दिखा रहा है कि जनता के गुस्से को केवल चेहरा बदलने से शांत नहीं किया जा सकता। अगर नई सरकार बजट कटौती और योजनाओं में ढील नहीं देती तो विरोध और तेज हो सकता है, ये अपने आप में माना जा सकता है। इसके अलावा जहाँ तक आर्थिक सुधार और बनाम जो जन दबाव की स्थिति है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी सरकार सार्वजनिक खर्च घटाना चाहती है ताकि कर्ज और गाठा नियंत्रित हो, पर जनता इसे सीधे जीवन स्तर पर अपना हमला मान रही है। इसलिए आगे 2 विकल्प हैं, या तो सरकार कुछ रियायतें देगी या आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। आंदोलन का फैलाव ये केवल मजदूर और छात्रों तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसमें जो है किसान है, शिक्षाकर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है और आम जनता है वो इसमें शामिल होती जा रही है। तो इसका जो स्वरूप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यूनियनों और विपक्षी दलों ने इसको अगर खुलकर समर्थन दिया तो ये येलो वेस्ट यानी 2018 में जो आंदोलन हुआ था इस प्रकार का स्वरूप धारण कर सकता है। तो जहाँ तक राजनीतिक संकट की जो स्थिति जो बन रही है तो राष्ट्रपति मैक्रों है वो पहले ही लोकप्रिय हो चुके हैं और यदि ये आंदोलन लंबा चलता है और हिंसा बढ़ी तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से स्नैप इलेक्शन की संभावना बन जाएगी, यानी एकस्मात चुनाव या संसदीय गतिरोध जैसी स्थिति भी बन सकती है। और चूँकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है तो इसका जो प्रभाव है वो अन्य यूरोपीय देशों के ऊपर और यूरोपीय संघ के ऊपर भी पड़ सकता है। और यदि वहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका जो असर है वो यूरोपीय बाजार और ईयू की जो राजनीति है यानी यूरोपीय यूनियन की जो राजनीति है उसके ऊपर भी पड़ सकता है। यानी यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं है बल्कि फ्रांस के लोकतंत्र और यूरोप में उसकी स्थिरता के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी माना जा सकता है। तो ये आज की यानी कि एक तरह से जो है वो चर्चा है साथियों। अब बात ये आती है कि भारत में, नेपाल में और फ्रांस में ये जो आंदोलन है, भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है सिंघू बॉर्डर के ऊपर और जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो है किसान है वो अभी तक भी बैठे हुए हैं। पंजाब में बाढ़ और एक तरह से अतिवृष्टि के हालात हैं, वहाँ पर जो है स्थिति बड़ी दयनीय और भयावह बनी हुई है। सरकार किसी प्रकार से यानी कि एक तरह से ध्यान है वो नहीं दे रही है। छात्रों का असंतोष है वो चरम पर है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें धांधली के जो आरोप है वो केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे हैं और जो आयोजनकर्ता जो एक तरह से जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर इस प्रकार के जो आरोप हैं, आक्षेप हैं वो लग रहे हैं। तो जो स्थिति आज नेपाल में है और फ्रांस में बनी है वो स्थिति भारत में ज़्यादा न बने, इसलिए यहाँ की सरकारों को भी सावचेत होना चाहिए और सावचेत होकर जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने के बजाय जन कल्याण की नीति के ऊपर काम करना चाहिए और सभी के साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तभी जो है हमारा संविधान और हमारा जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रह सकता है। और इसी अपील के साथ में कि साथियों, आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में और साथ ही विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान, मानवता में, तो आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को चुनें, उसके सदस्य बने और साथ ही साथ जिस रूप में भी आप पार्टी को सहयोग तन मन धन से कर सकते हैं करें। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो आया है, आपको वीडियो पसंद आया है, यदि आप हमारे विचारों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।